नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गदरपुर के कुलवाहा गांव में इंडोर स्टेडियम में बीजेपी का 2 दिवसीय केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की। वहीं शिविर में आगामी 2022 के चुनाव की रूपरेखा पर विशेष चर्चा की गई और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया गया। तो दिनेशपुर में इंडोर स्टेडियम में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला। 2 दिवसीय कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। दिनेशपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला है, जिसमें बीजेपी की क्या नीति है और क्या रीति है, किस तरह से पार्टी काम करती है, ये सभी नए कार्यकर्ताओं को बताया गया है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। उत्तराखंड में भी बीजेपी लगातार जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। जो नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं बीजेपी से, उन्हें भी सारी चीजें बताई जा रही हैं ताकि वो जन संपर्क साध सके और जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं वो आम जन तक पहुंच सके। तो ऐसे में 2 दिवसीय ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है, जिसमें 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। इंडोर स्टेडियम में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। दिनेशपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और मेरे सहयोगी काजल राय मेरे साथ दिनेशपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काजल राय, हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी सक्रिय हो गई है। जो भी नए कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लगातार चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल काजल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ लालकुआं के क्षेत्र में एक किला हॉल है, वहाँ पे ये का आयोजन किया गया है। इसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस शिविर में जो है भाग लिया और इसमें मुख्य तौर पर भाजपा द्वारा जो उपलब्धि जो कार्य किए गए उनको जो है समझाए गए और उनका जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए बातचीत की गई। जी काजल, बिल्कुल। और काजल राय, देखा जाए तो बीजेपी लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। अभी तो दिनेशपुर में हुआ है, क्या आने वाले दिनों में अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा? जी बिल्कुल काजल, कहा गया कि पहले मैदानी क्षेत्र में जो है भाग क्षेत्र में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में हर ब्लॉक स्तर पे भाजपा की एक कार्यक्रम ये आयोजन किया जाएगा और वो कार्यकर्ताओं द्वारा जो जनता के बीच में जाके जो भाजपा की नीति और जो भाजपा के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको जो है प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित की गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। हरिद्वार में चल रहे हर की पौड़ी के निर्माण कार्य के दौरान सीढ़ियों के नीचे पुरानी शिलाएं मिली हैं। शिलाओं पर अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जिसको देखकर गंगा सभा के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी सभी को दी गई। शिलाओं की सूचना आर्कियोलॉजिक्स डिपार्टमेंट को दी गई है। देखने से पता चलता है कि शिलाएं जो निकली हैं वो काफी पुरानी है। हर की पौड़ी पर निकली इन प्राचीन शिलाओं को देखने के लिए वहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। देखिए, हर की पौड़ी क्षेत्र में आप जानते हैं कि पूरा सौंदर्यकरण और मरम्मत आदि का कार्य चल रहा है। तो आरती स्थल के जो पीछे की हमारी सीढ़ियाँ हैं उनकी भी मरम्मत आदि का कार्य चल रहा था। तो जो पुरानी सीढ़ियों की जो शिलाएं हैं, जब उन्हें हटाया गया तो उसके नीचे और प्राचीन जो सीढ़ियाँ हैं वो निकल के आई और उन सीढ़ियों पर किसी लिपि या भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। हमारे लिए वर्तमान में ये कह पाना मुश्किल है कि वो कौन सी भाषा है और क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनमें जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया है और उन्हें हमने इस लिपि की फ़ोटो भी भेजी है और उनसे सैंपलिंग के लिए भी हमने आग्रह किया है, जिससे कि हर की पौड़ी की जो प्राचीन सीढ़ियाँ निकली हैं ये कब की निर्मित हैं और हर की पौड़ी का जो इतिहास है इस विषय में हमारे और अधिक जानकारी हो सके। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि हर की पौड़ी बहुत ही प्राचीन हमारा तीर्थ स्थल है। हरिद्वार का तीर्थ है, हरिद्वार और हरिद्वार और हरिद्वार
इसके 3 नाम हैं। हरि माने विष्णु भगवान, पहला द्वार जो है ये बद्रीनाथ जाने का, भगवान विष्णु के पास पहुंचने का है। दूसरा नाम है हरिद्वार, हर माने शंकर भगवान, केदारनाथ जी का जाने का भी पहला द्वार यही है, केदारनाथ की यात्रा। और गंगा द्वार, गंगोत्री यहाँ से निकलती है, यहाँ आती है। ये 3 नाम, हरिद्वार, हरिद्वार, हर की पैड़ी। अब हर की पैड़ी का महत्व सुनो। कभी राजा विक्रमादित्य के भाई हुए राजा भर्तरी, आपने पढ़ा होगा, हम नहीं पढ़ा। तो वो यहाँ आकर के जब उनको वैराग्य हो गया और राजपाट छोड़ दिया, तब वो यहाँ आकर के मनसा देवी के पहाड़ के ऊपर तपस्या करने लगे। तो यहाँ उस ज़माने में बुजुर्गों से सुना, पढ़ा भी हमने, तो एक कुंड था यहाँ पर एक बहुत बड़ा, और ये धारा जो थी 7 धारा बन के निकलती थी, जिसको सप्तऋषि आश्रम से 7 धारा बन के निकलती थी। सप्तऋषियों ने वहाँ पर तपस्या करी, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, उनका आश्रम भी था पुराने ज़माने में। तो वो यहाँ नहाने के लिए आया करते थे, तो आने जाने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने पहाड़ काट काट करके पैड़ी बनाई उस ज़माने में। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नरेश तोमर मेरे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। नरेश, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने पुरानी लिपि में लिखे हुए यहाँ पर शिलालेख मिले हैं, लेकिन कैसा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आध्यात्म की नगरी है हरिद्वार। देखिए, जिस तरह से ये शिलाएं मिली है, कोई लंबी तो पहला मांग नहीं है। इससे पहले भी भगवान शिव से जुड़ी कई शिलाएं हैं क्षेत्र में मिल चुकी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की यहाँ ससुराल है और उनका पूरा जो हरिद्वार आधिपत्य माना जाता है। माता पार्वती ने उनको पाने के लिए यहीं पर 3,000 वर्षों तक तपस्या की थी। और पहले शक्तिपीठ जो शिव 52 शक्तिपीठों में है, वो भी हरिद्वार के अंदर है। तो माया नगरी चीजों को पहले स्कूल में कहा जाता था, हरिद्वार को माया नगरी। तो हगी पौड़ी पर शिलाएं मिलने से जहाँ लोग वहाँ लगातार रुक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिलाएं मिली है उस तरह से लगता है पुरानी शिलाएं हैं। और इसकी मान्यता ऐसी है कि वो ब्रह्मकुंड के पास थी, और समुद्र मंथन के दौरान जो ब्रह्मकुंड की जो अमृत यहाँ पर गिरा था, उसके कारण हगी पौड़ी का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए कुंभ का भी आयोजन लगातार हर 12 वर्षों में यहाँ पर होता है, और आगे आगामी कुंभ को लेकर यहाँ पर कार्य चल रहा था। और कार्य के दौरान पुरानी शिला मिलने से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। गंगा सवार पदाधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि शिला पुरानी है और काफी पौराणिक है, लेकिन इन पे क्या लिखा हुआ है इस पढ़ पाना काफी मुश्किल था जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर प्राचीन शिलाओं को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया है। की पौड़ी की खुदाई में पुरानी शिलाएं मिली हैं। देहरादून के राजपुर स्थित बौद्ध मठ और शाक्य स्कूल के शिक्षक नुमांग लेखपा खुदकुशी मामले की आम आदमी पार्टी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा है कि पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर अपने कब्जे में ले लें और उसकी जांच कर आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने की मांग भी लगातार की जा रही है। तो बौद्ध शिक्षक नुमांग लेखपा की आत्महत्या का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही साथ ये कहा है कि जितने भी सीसीटीवी वहां पर लगे हुए हैं, पुलिस उसको खंगाले और उसका डीवीआर ले ले, ताकि इस पूरे मामले में कुछ मदद मिल सके। संस्था द्वारा जो विद्यालय चलाया जाता है, उस विद्यालय में एक घटना सामने आई। उस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जिसमें एक राज्य मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं, वो विद्यालय परिसर में जाते हैं। गेट बंद होता है स्कूल का, जबरन विद्यालय परिसर में घुस जाते हैं और घुसकर वहाँ के स्टाफ को, शिक्षक को और अन्य स्टाफ को कमरों में बंद करके प्रताड़ित करने का काम करते हैं, दबाव बनाया, और जिसका परिणाम अगले दिन अखबारों में रहा कि एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी जब उस घटना की पुलिस जांच चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथ में लेने का काम क्यों किया, क्यों वहाँ पर दबंगी दिखाई। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि विद्यालय परिसर में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच करें, और जो भी दोषी पाए जाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दबंगी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करे। डोईवाला के रानी पोखरी में हाट बाजार का नव निर्माण शुरू हो गया है। हाट बाजार जर्जर हालत में हो चुके थे, जिसको लेकर रानी पोखरी के लोग शासन प्रशासन से इस बाजार की हालत को सुधारने की मांग लगातार कर रहे थे, जिसके बाद सीएम रावत ने लोगों की मांग का संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद हाट बाजार का नव निर्माण शुरू हो गया, जिससे आम जनता को लेकर बाजार लगाने वालों में काफी खुशी देखने के लिए मिल रही है और राहत भी उन्हें मिल रही है। डोईवाला का ये पूरा मामला है, जहां पर रानी पोखरी के हाट बाजार का पुनः निर्माण शुरू हो गया है। मेरे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं डोईवाला से। राजकुमार, बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए लगातार जो ये बाजार है, इसको और ज्यादा
अच्छा बनाया जा रहा है ताकि वहां पर जो लोग पहुंचते हैं उन्हें राहत मिले, जो दुकानदार है उन्हें राहत मिले? जी बिल्कुल काजल, देखिए डोईवाला विधानसभा सीएम साहब की विधानसभा है और लगातार विकास कार्य को यहाँ पर गति देकर डोईवाला को जो है आदर्श विधानसभा बनाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में रानी पोखरी डोईवाला विधानसभा का हिस्सा है, जहाँ पर ये हाट बाजार था। सन 1978 में इस बाजार का निर्माण हुआ था और क्योंकि काफी साल हो गए थे, लगभग 42 साल हो गए थे, जिसके बाद ये बाजार जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था। तो अब इसका नवीनीकरण किया जा रहा है, इसको आधुनिक बनाया जा रहा है इस बाजार को, ताकि जो व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आते हैं, जो दुकानदार अपना हाथ में दुकान लगाने आते हैं, उनको दुकानें मिल सकें। इसके अलावा जो ग्राहक आते हैं उनको बढ़िया वातावरण मिल सके, इसके लिए यहाँ पर कवायद की जा रही है। नव निर्माण इसका किया जा रहा है, बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो लोगों ने खुशी जताई है कि जब ये हाट बाजार तैयार हो जाएगा और नए स्वरूप में सामने आएगा तो लोग और ज्यादा आकर्षित इस बाजार की तरफ होंगे। जी बिल्कुल राजकुमार, लेकिन काफी सालों से जो काम है अटका हुआ था, अब जाकर इसे हरी झंडी मिली है। क्या लग रहा है कितने दिन लगेंगे इस पूरे काम को खत्म होने में? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इसके नवनिर्माण की मांग स्थानीय लोग कर रहे थे, साथ में वो व्यापारी भी कर रहे थे, जिन्हें बारिश में या फिर ठंड में या फिर ज्यादा धूप में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। ग्राहकों को भी हमने देखा कि हाट बाजार में जब भीड़ होती थी तो दिक्कतें को सामना करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्या का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है। इसके अलावा जो व्यापारी की समस्या थी उसका संज्ञान लेकर इस नवीनीकरण किया जा रहा है इस बाजार का। बहुत जल्दी ये मार्केट बनकर तैयार हो जाएगी। हाट बाजार का पूरा सौंदर्यकरण और टीन शेड यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक बाजार के प्रवेश को सजाया संवारा जा रहा है और बहुत जल्दी ये जो है काम करना शुरू कर देगा। लोगों ने खुशी जाहिर की है, मुख्यमंत्री का आभार भी जता रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार उन समस्याओं का संज्ञान ले रहे हैं जो जनता के द्वारा उठाई जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लोगों की मांग थी लगातार कि रानी पोखरी के हाट बाजार का पुनर्निर्माण हो, जिसके लिए काम भी शुरू हो गया है। रुद्रपुर के फूलसूंगा क्षेत्र में पेयजल विभाग की पाइपों की चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 लाख के पाइप और कैंटर बरामद हुए हैं। चारों आरोपी दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं। दरअसल 14 अक्टूबर की रात में उत्तराखंड पेयजल के 6 लाख के पाइप के चोरी हो गए थे, जिसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई थी, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की सफलता हासिल की है। एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पाइप चोरी के मामले में एसओजी और ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है, यानी कि अब सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, सिर्फ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो और आरोपी हैं वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। रुद्रपुर का ये पूरा मामला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल चोरों के पास से पेयजल विभाग की पाइपें बरामद हुई हैं, जो कि 6 लाख से ज्यादा कीमत की बताई जा रही हैं। करवा चौथ व्रत हर विवाहिता महिला के लिए विशेष मायने रखता है, जिसको लेकर मसूरी में बड़ी संख्या में महिलाएं व्रत के लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं। महिलाएं करवा चौथ के व्रत के साथ सजने संवरने के सामान की खरीदारी करते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान महिलाओं ने व्रत की तैयारियों से लेकर रोचक यादों का भी जिक्र किया है। कई महिलाएं हैं जो कि पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, जिसको लेकर उनमें काफी उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आज करवा चौथ का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है और सुहागन स्त्रियों ने इसका व्रत भी रखा है। बाजारों में भी खासा रौनक देखने के लिए मिल रही है। तो मसूरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। करवा चौथ की तैयारियों में महिलाएं जुटी हुई हैं। कहीं बाजारों में मेहंदी लगाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं, कहीं सजने संवरने का सामान खरीद रही हैं, तो कहीं कथाओं को लेकर अनेक तरह की बातें महिलाओं में देखने के लिए मिल रही है। मसूरी में दीपावली और त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस के जरिए विशेष प्लान तैयार किया गया है, जिसको लेकर सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने मसूरी में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। सीओ मसूरी ने मसूरी पुलिस को त्योहारी सीजन को लेकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने बताया कि दीपावली और त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से विशेष तैयारियां की हैं। सभी मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो मसूरी में त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।
मसूरी सीओ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये कहा गया कि हर चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होना चाहिए और धीरे धीरे करके ये जो काम है वो होगा, क्योंकि त्योहार बेहद नजदीक है। दीपावली का त्योहार बेहद नजदीक है, उसके बाद अनेक त्योहार आगे भी हैं, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। ये चेक कर लीजिए। जो काफ़ी भीड़ भाड़ मसूरी में भी दिखाई देती है और पर्यटक सीजन भी चल रहा है, तो इसके संदर्भ में सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना बहुत आवश्यक है तथा कोरोना के चलते जो भी हमारे मास्क लगाए जा रहे हैं ये इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसको समय समय पर चेक किया जाए तथा डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट जगह पर डिप्लॉय किया जाए। और दिवाली के संदर्भ में जो पटाखों की दुकानें जो लगेंगी उसके संदर्भ में जो किस दुकान को लाइसेंस दिया जाना है, कहाँ पर ये लगनी है और कोई ऐसे स्थान जहाँ पर खुले में इसको चिन्हित किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन हमने किया है तथा साथ ही साथ फायर सर्विस के साथ भी बात हो गई है और उनकी पूरी तैयारियाँ इस संदर्भ में दीपावली के लिए रहेंगी। और मसूरी से मेरे सहयोगी सुनील सोलकर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, किस तरह की तैयारी है प्रशासन की? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सीओ मसूरी ने यहाँ पर विशेष बैठक की है। पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर जो पुख्ता इंतजाम है वो किया जाए। दीपावली और त्योहारी सीजन को लेकर लगातार काम किया जाए, परंतु जो तैयारी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जो जहाँ पर पटाखे की दुकान लगाई जा रही है उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है और जिन्होंने पटाखे लगाने हैं उनके जो जगह उनको जो परमिशन है वो एसडीएम मसूरी से लेनी होगी। जी बिल्कुल सुनील, मसूरी के जो सीओ हैं उन्होंने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में किस तरह की गाइडलाइंस का फॉलो किया जाना है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, क्योंकि अगर कोरोना काल की बात करी जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी है और इसी को लेकर पुलिस भी विशेष तौर पर ध्यान रख रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन में बाजार में भीड़ काफी बढ़ जाती है और ऐसे में ये जिम्मेदारी भी लोगों की है कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, उनके चालान भी कर रही है और धारा 188 में मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मसूरी में पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार त्योहारों को लेकर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। लालकुआं नैनीताल दुग्ध संघ बोर्ड के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं और आगामी त्योहार दीपावली को ध्यान में रखते हुए जिले भर में लगभग 29,000 दुग्ध उत्पादकों को 1 करोड़ 1 लाख रुपए की धनराशि एरिया के रूप में भुगतान करने का फैसला लिया गया है। साथ ही दुग्ध संघ कर्मियों को 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि बोनस के रूप में देने का निर्णय लिया गया। तो लालकुआं में दुग्ध संघ बोर्ड की बैठक हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। दुग्ध उत्पादों को 1 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जाएंगे, साथ ही जो कर्मी हैं उन्हें भी बोनस के तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जाएंगे। आज हमारी वैसे तो रूटीन की बोर्ड की बैठक थी, लेकिन बोर्ड बैठक एक प्रकार से आज विशेष थी क्योंकि दुग्ध उत्पादकों ने जो हमारी प्रबंधक कमेटी चुनी और उसका आज 2 वर्ष पूर्ण हमारे कार्यकाल को हुआ है, तो उस अवसर पर इस बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें हमने उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित संस्था हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें हमने दुग्ध संघ से जुड़ी हुई लगभग 582 समितियों के 29,000 उत्पादकों को 1 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास एरियर के रूप में स्वीकृत करा है। दूसरा, कर्मचारी जो हमारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी हमने 1 करोड़ के आसपास बोनस एवं एक्स ग्रेशिया स्वीकृत करा है। साथ ही हमने जो हमारी प्रतिबद्धता है कि आंचल को गुणवत्ता युक्त अपने उपभोक्ताओं और आम जनता तक पहुंचाना, तो उसी के क्रम में आने वाले त्योहारी सीजन में हम अपने उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को, आम जनता को शुद्धता की गारंटी के साथ आंचल चॉकलेट उपलब्ध कराना चाहते हैं। उसके लिए भी हमने शुरुआत करी है कि दीपावली के त्यौहार से हम आंचल चॉकलेट और बाल मिठाई आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और शुद्धता के साथ।
राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर रुद्रप्रयाग बाजार में चल रहे ऑल वेदर के कार्यों में कार्यदायी संस्था के जरिए भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिससे न केवल लोगों के आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया है, बल्कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में नजर आ रही है, जिसके चलते स्थानीय लोग लंबे समय से जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से शिकायतें कर रहे हैं, जिसका डीएम वंदना सिंह ने संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर मुआयना भी किया है। जहां डीएम को कई खामियां मिली, जिलाधिकारी ने आरसीसी कंपनी और एनएच श्रीनगर के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की है, जो 2 सप्ताह के भीतर मौके पर जाकर स्थानीय लोगों के साथ साथ समस्याओं के निपटारे के लिए कार्य करेगी। तो एनएच 58 पर निर्माण कार्यों में लगातार लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर डीएम निरीक्षण के लिए पहुंची। डीएम ने कंपनी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही साथ उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित की है, जो कि जांच करेगी इस पूरे मामले की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा के सभी क्षेत्रों में जहां समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे क्षेत्र जहां सीएम नहीं पहुंच पाए, तो वहां उनके ओएसडी धीरेन्द्र पवार पहुंचकर आम जन की समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसी बीच सीएम रावत के ओएसडी डोईवाला के इटराना गडलू पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उसका समाधान कराने की बात भी कही है। तो डोईवाला में इस वक्त सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, समाधान की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं पहुंच पा रहे, तो वहां पर सीएम रावत के ओएसडी पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। धीरेन्द्र पवार ने जो लोग हैं उनकी समस्याएं सुनी हैं। मेरे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, धीरेन्द्र पवार लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। डोईवाला में किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 2022 के चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहाँ संगठन एक्टिव हो गया है, तो वहीं सरकार के जो मुख्यमंत्री जो कि डोईवाला के विधायक है, वो लगातार डोईवाला में है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जो क्षेत्र की समस्या है उनको भी जान रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के जो ओएसडी है और जो सलाहकार है, वो लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और ये जो गडू गाँव है, पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, डोईवाला विधानसभा गाँव है। यहाँ पे 2-3 समस्याएं सामने आई थी, जिनको हमने सबसे पहले उठाया था, तो जिसका संज्ञान सरकार ने भी लिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लिया। तो मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं धीरेन्द्र पवार, जैसे ही उनके संज्ञान में आया कि वहाँ पे तमाम समस्याएं हैं, अपने दलबल के साथ मुख्यमंत्री गढ़ुल गांव के इटारना पहुंचे और ऐसे दूरस्थ जगह पर गए जहाँ पे हालांकि सड़क की कटिंग हो रही है, अभी सड़क बनने का काम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे तमाम समस्याएं हैं। सबसे पहली जो समस्या गाँव की थी वो मोबाइल कनेक्टिविटी की थी। इसके अलावा पानी के स्रोत की मरम्मत को लेकर उनकी डिमांड थी और सड़क का जो आरसीसी या पक्का करने की डिमांड थी। तो गांव के बीच पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। सभी समस्याओं का ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को मौके पर ही सभी समस्याओं का संज्ञान लेकर उनके निस्तारण की बात कही है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राजकुमार। तो डोईवाला में लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इलाकों में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और जल्द ही उसके समाधान की बात भी कह रहे हैं। वहीं जो इलाके ऐसे हैं जहां पर खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं पहुंच पा रहे, तो वहां ओएसडी धीरेन्द्र पवार पहुंच रहे हैं, जो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और जल्द ही उनके समाधान की बात कह रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे बिहार के मधुबनी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लड़ाई को प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये लड़ाई में इस देश की जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब यह देश अपनी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है। तब प्रधानमंत्री मोदी जी इस लड़ाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस समय देश की जनता के सामने उन्होंने वायदे किए थे। उन्होंने कहा था तब, मैं जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर नहीं,
गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए मैं काम करूंगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा किस मजबूती से काम किया है। आज देश के अंदर बिना भेदभाव के 3 करोड़ गरीबों को एक आवास उपलब्ध करा देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 8 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करवा देना, 10-12 करोड़ गरीबों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिला देना, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन देकर के आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना और भाइयों बहनों 35 करोड़ गरीब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था करना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर करना और 80 करोड़ गरीबों को इस कोरोना कालखंड में निःशुल्क राशन दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने योजनाओं का लाभ सबको दिया, न जाति का भेद, न मत और मजहब का भेद, न क्षेत्र और भाषा का भेद। मोदी जी ने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने सबका साथ, सबको कहा कि सभी लोग साथ मिलकर के काम करो, क्योंकि भारत को दुनिया की महाताकत बनाना है और महाताकत बनाने के लिए उस प्रकार की ताकत भी चाहिए। याद करना, मोदी जी ने 6 वर्ष में इतना काम कर दिया। कांग्रेस को देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस तो लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि लड़ाई, बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की लड़ाई संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और आपके सामने मुद्दे स्पष्ट हैं। आपके हित के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा के मुद्दे पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं और आतंकवाद और नक्सलवाद से कैसे निपटना है ये तो आपने देखा होगा मोदी जी की स्टाइल को। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को राजद भी समर्थन कर रहा था। मुंबई में आतंकी हमला होता है और आतंकी हमले के समय जब देश की जनता ने इस बात को देखा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, देश की जनता चाहती थी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भयभीत हो गया, कहने लग गया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का वो दुरुपयोग कर देगा। लेकिन भाइयों बहनों, फरवरी 2019 की तिथि याद करिए, जब पुलवामा में पाकिस्तान के पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कायराना हमला हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर किया था और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यह देश अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा, उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। और आपने देखा होगा भारत के बहादुर जवान
पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करके आ जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर एकदम कोहराम मच जाता है। यह है भारत का शौर्य और पराक्रम। क्या ये कांग्रेस कर पाएगी? क्या कांग्रेस करती भी नहीं। कांग्रेस तो घुसपैठियों को गले लगाती है और अपने लोगों को दुत्कारती है। कांग्रेस के लोगों ने देश के हित के बारे में नहीं सोचा है। अगर सोचा होता तो 55 वर्षों में वे भी गरीबों को मकान दिए होते, शौचालय दिए होते, बिजली का कनेक्शन दिए होते, रसोई गैस का कनेक्शन दिए होते, स्वास्थ्य बीमा का कवर दिए होते, गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न भी देने का काम किए होते। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस के एजेंडे में विकास है ही नहीं, सोच है ही नहीं इन लोगों के विकास की। यहां तो इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी में और इन लोगों में विरोध विपक्षियों में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा सबका साथ सबका विकास। हमारे लिए पूरा देश 135 करोड़ का देश एक परिवार है। हम सोचेंगे 135 करोड़ लोगों के बारे में सोचेंगे, 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा के हितों को संरक्षण देंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग तो एक ही परिवार, एक ही पार्टी और उसके बाहर वे देख भी नहीं सकते, उससे बाहर वो किसी को जान भी नहीं सकते, उसके लिए उनको कार्य करना भी नहीं है। और भाइयों बहनों, यही कारण है जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो शपथ लेने पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 5 वर्ष गरीबों के लिए, अगले 5 वर्ष भारत के उत्थान के लिए। और आपने देखा होगा पाकिस्तान जो बार बार भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था, पिछले 6 वर्षों में कहीं कोई घटना घटित हुई क्या? हो भी नहीं सकती। आज उसे मालूम है भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक समर्थ और मजबूत सरकार कार्य कर रही है। अब भारत को छेड़ोगे तो आतंकवाद की आंखों को तस्तरी में निकाल करके सामने जनता के सामने परोसने का कार्य सरकार कर देगी। इसलिए वह आतंकवाद भारत के अंदर करने का दुस्साहस नहीं कर सकती। आज कांग्रेस के लोग ये कार्य नहीं कर पाए। मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का कार्य भी किया गया। याद करिए 1952 में कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लागू करके देश के लोगों के लिए ये व्यवस्था बंद कर दी। यानी कश्मीर का कोई व्यक्ति जब चाहे बिहार में जमीन खरीद सकता है, मकान खरीद सकता था, लेकिन बिहार का नागरिक, बिहार का नौजवान अगर कश्मीर और श्रीनगर में मकान खरीदना चाहता था, उसको यह अधिकार नहीं था। मोदी जी ने अधिकार बिहार वासियों को दे दिया। अब बिहार का नौजवान मधुबनी के साथ साथ अगर चाहता है कि मुझे श्रीनगर में भी एक मकान बनाना है, तो वह जाकर के श्रीनगर में भी अपने लिए मकान बना सकता है। मोदी जी ने अधिकार आपको दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 3 तलाक की कुप्रथा सदियों से चली आ रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व उसके सामने नतमस्तक था, वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त कर दिया और कह दिया 3 तलाक नहीं चलेगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक को चलना पड़ेगा। भारत संविधान से चलेगा, भारत फतवों के माध्यम से नहीं चलेगा। और भाइयों बहनों, यह है राष्ट्रीयता का भाव, यह है राष्ट्रीयता का भाव। ये लोग जो आज रोजगार का छुंछना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं,
जब इनकी सरकारें थी, इनसे पूछना चाहिए तब इन्होंने कितने लोगों को नौकरी और रोजगार दिया। और भाइयों बहनों, इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। गरीबों के हित के लिए जो सरकार कार्य कर सके, सुरक्षा का कार्य कर सके, आतंकवाद और नक्सलवाद का मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य जो सरकार कर सके, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो सरकार कार्य कर सके और सुरक्षा सबको उपलब्ध करा सके, राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ा सके, उसी पार्टी को सत्ता में बार बार आने का अधिकार होना चाहिए। और बिहार के अंदर जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उस पहचान के संकट से एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने बिहार को उभारा है। आज विकास और सुशासन का एक मॉडल बिहार खड़ा कर रहा है देश के अंदर। और भाइयों बहनों, बिहार की इस नई पहचान को हमें आगे लेकर के चलना है। मेरी हार्दिक इच्छा थी, अयोध्या में जब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे थे, तब मेरी इच्छा थी कि बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई, मैं जानता हूं चाहते हुए भी हम लोग इस अवसर पर ये नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों ने देखा होगा, आपने एक एक कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखा है और हर व्यक्ति इस बारे में गौरव की अनुभूति करता है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर से प्रसन्न है ना? सभी लोग तैयार हैं? और कोरोना समाप्त होगा तो बिहार के लोगों को कार सेवा करने के लिए अयोध्या में आना है। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चला सकता। अब तो अयोध्या में आपका मेहमानों की तरह स्वागत होगा, क्योंकि जब आप अयोध्या पधारेंगे तो लोग किस रूप में स्वागत करेंगे कि ये मां सीता के मायके से जुड़े हुए लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 7 नवंबर को अंतिम चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं और मेरी अपील होगी, श्रीमान हरिभूषण ठाकुर जी को इस विपसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वे जुझारू हैं, निरंतर आपके बीच काम किए हैं, लगातार कार्य करने की पूरी, बिना किसी मूल्यों और आदर्शों से समझौता किए बगैर भारत और भारतीयता को पूरी मजबूती के साथ आपके सामने रखने का जज्बा रखते हैं और गरीबों के साथ साथ यहां के नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए भी संघर्ष करने का मादा रखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, श्रीमान हरिभूषण ठाकुर जी को भारी मतों से विजयी बनाने के साथ साथ इस मधुबनी जनपद से जुड़े हुए भाजपा, जदयू और सहयोगी दलों के जितने भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इन सबको भारी समर्थन देने की अपील करने के लिए मैं आज विशेष रूप से आपके बीच आया हूं। आप सबसे अपील है, कमल चुनाव चिन्ह पर हरिभूषण ठाकुर जी को 7 नवंबर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे कर रहा हूं। आप सभी लोग सहयोग करेंगे? सभी लोग इधर उधर, सभी लोग उस पार भी, विद्यालय के पीछे भी बहुत सारी बड़ी भीड़ खड़ी हो रखी है। आपके सामने तो मैदान ही छोटा पड़ गया है और माताएं इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। इन सबका आशीर्वाद मिल रहा है तो हरिभूषण ठाकुर को विधानसभा में जाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। ये ताकत है, ये है माफिया के खिलाफ लड़ने की ताकत जो आपका उमंग और उत्साह बता रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रगण, शुभचिंतकगण सबको कहिए
एक बटन दबा करके उनको एसएमएस करिए, मैसेजेस भेजिए कि एनडीए के प्रत्याशी जहां से लड़ रहे हैं उनको चुनाव जिता करके बिहार विधानसभा में भेजिए, विकास और सुशासन के मॉडल को आगे बढ़ाइए। यही अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बिहार के मधुबनी से सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमले बोले हैं, साथ ही साथ केंद्र की उपलब्धियां गिनाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी उन्होंने की है। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में मजबूत सरकार है, भारत में कोई आतंकी घटना नहीं घट सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में लगातार जवाब दिया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है। कुछ लोग रोजगार का झुंझुना दिखा रहे हैं। विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा, जब उनकी सरकार थी तो प्रदेश में जंगल राज था, अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चला सकता है, क्योंकि अयोध्या में अब आप कार सेवकों के रूप में जाएंगे। आप अयोध्या में जाते हैं तो आपका मेहमानों की तरह स्वागत किया जाएगा। ये बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। दरअसल आज सीएम की कई जगह पर रैलियां हैं, जनसभाएं हैं। इससे पहले कटिहार पहुंचे थे, अब मधुबनी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान है और इस काम को वो जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए नजर भी आ रहे हैं। एक एक दिन में कई जनसभाएं वो कर रहे हैं और आज सबसे ज्यादा उनकी जनसभाएं हैं। करीब 5-6 जिलों में वो जाएंगे और जनसभा करेंगे। ये दूसरी उनकी जनसभा थी मधुबनी में, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। तमाम बातें उन्होंने कही हैं, आतंकवाद को लेकर, 370 को लेकर, 3 तलाक को लेकर, राम मंदिर को लेकर। जो भी उपलब्धियां केंद्र की रही हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही साथ ये कहा है कि जनता अब जागरूक हो गई है और जनता को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वहीं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको वोट देने की अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में मजबूत सरकार बन रही है, भारत में कोई आतंकी घटना नहीं घट सकती। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस आतंकियों से डरते थे, पाकिस्तान से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। कुछ लोग रोजगार का झुंझुना दिखा रहे हैं। ये भी हमला सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ ही साथ कहा कि जब उनकी सरकार थी तो प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था। और पटना से मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कटिहार और अब मधुबनी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। आगे कितनी और जनसभाएं हैं और किस तरह का रिस्पांस यहां पर मिल रहा है जनता की तरफ से? क्योंकि मैं देख पा रही थी कि काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इनकी जनसभा में। तो मेरे सहयोगी से मेरा संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दूं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा जनसभाएं करने वाले हैं। अलग अलग जिलों में, दरभंगा भी जाएंगे वो, उसके बाद काहरा भी जाएंगे। फिलहाल उन्होंने 2 जनसभाएं की हैं, कटिहार और मधुबनी में। मधुबनी में जनसभा के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची हुई थी और उन्होंने तमाम बातें कही। साथ ही साथ कहा है कि एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत को मजबूती मिल रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीबों को लेकर काम कर रहे हैं। पहले 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, चाहे वो बिजली देना हो, गैस सिलेंडर देना हो, आवास देने हो, रोजगार देना हो, ये तमाम चीजें उन्होंने कही है। और फिर अगले 5 साल भारत के विकास के लिए उन्होंने कहा है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम उपलब्धियां गिनवाते हुए, साथ ही साथ जो तमाम उपलब्धियां केंद्र की रही हैं, बड़े फैसले जो केंद्र ने लिए थे 2019 में, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, चाहे वो 370 हो, इन सभी का जिक्र उन्होंने किया है। आतंकवाद का जिक्र किया है। साथ ही साथ विपक्ष पर काफी ज्यादा हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब सत्ता में था तो तब जंगल राज था, किसी की नहीं सुनवाई होती थी, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा था, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं था।
मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। और मैं देख पा रही थी कि मधुबनी में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे उन्हें सुनने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ताबड़तोड़ बिहार में कई रैलियां कर रहे हैं। कल दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है और तीसरे और आखिरी चरण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सीएम योगी को मैदान में उतार दिया है, पहले से भी उतार दिया था और आज मधुबनी में सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया है। कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा में भी चुनावी सभाओं को सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। तो ये ताबड़तोड़ रैलियां बताती हैं कि कितना भरोसा है बीजेपी को अपने दूसरे नंबर के स्टार प्रचारक पर। सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो पीएम मोदी हैं, उसके बाद सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक है। कम से कम बिहार चुनाव में तो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं सीएम योगी की और इससे बीजेपी का एजेंडा भी पता चलता है और बीजेपी को कितना भरोसा है सीएम योगी पर यह भी पता चलता है। बिल्कुल अभिषेक, इसके साथ साथ जनता इतनी संख्या में जुड़ रही है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव में जब प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, इतना प्यार तब भी नहीं मिला था जितना प्यार अब मिल रहा है योगी आदित्यनाथ को। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सीएम योगी की सभाओं में भीड़ जुट रही है या फिर बीजेपी के दूसरे सभा में, और जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में तो लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। यही भीड़ ने कंफ्यूज भी किया है क्योंकि तेजस्वी यादव की सभाओं में भी भीड़ है, जन सैलाब है, चिराग पासवान की सभाओं में भी भीड़ है और बीजेपी की सभाओं में, सीएम योगी की सभाओं में भी भीड़ है। तो भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है उससे तो या फिर लोगों की भीड़ जुट रही है उससे तो बीजेपी गदगद है ही। बिल्कुल। और अभिषेक 2 चरण हो चुके हैं तो ऐसे में जो वोटिंग प्रतिशत था वो भी ठीक ठाक रहा है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जनता का रुख किस तरफ है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि हर जनसभाओं में भीड़ हमें देखने के लिए मिल रही है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो सकती है अभिषेक। जी देखिए, एक परसेप्शन बना है। मैं खुद कल दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सुबह बूथ पर था तो मैंने देखा कि लोगों में काफी उत्साह था और वही उत्साह था। सुबह तकरीबन 7:30 बजे का वक्त रहा होगा और लंबी कतार थी। कई बूथों पर मैंने देखा, मनेर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में मैं था, तो ये उत्साह है और एक परसेप्शन है कि गाँव के वोटरों में अगर ये उत्साह है या फिर शहर के वोटरों में उत्साह है तो शहर के वोटर माने जाते हैं कि शहर के वोटरों का जो उत्साह होता है वो एक खास राजनीतिक दल के लिए होता है। गांव के वोटरों का उत्साह एक दूसरे राजनीतिक दल के लिए होता है। अगर हम नाम लें तो गांव के वोटरों में जो उत्साह है उसको इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये उत्साह आरजेडी के लिए है, महागठबंधन के लिए है और शहर के वोटरों में अगर कहीं उत्साह है तो वो बीजेपी के लिए है, एनडीए के लिए है। हालांकि नतीजे 10 नवंबर को आने वाले हैं। बिल्कुल। तो और अभिषेक नतीजे ही बताएंगे कि आखिर कितना चुनाव प्रचार में कितना दम रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एक बार फिर रामनगरी विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। जी हाँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को दीपोत्सव के लिए एक बार फिर से नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 6 लाख दिए जलाने के लक्ष्य के साथ अपने वॉलंटियर तैनात रहेंगे। साथ ही रामनगरी में चौथे दीपोत्सव की तैयारियां जिला प्रशासन और नोडल एजेंसियों ने शुरू कर दी है। इस संबंध में नगर विधायक, अवध विश्वविद्यालय के कुलपति और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ दिए सजाने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। अयोध्या से मेरे सहयोगी प्रभाकर चौरसिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? भव्य दीपोत्सव की तैयारियां कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है? देखिए कजल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से 11 तारीख से 13 तारीख तक एक भव्य कार्यक्रम होना है, जिसमें 12 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम राम की पैड़ी पर आयोजित होना है। जिसके लिए पहली चीज तो राम की पैड़ी का एक्सटेंशन किया गया है। 500 मीटर राम की पैड़ी बढ़ाई गई है और क्योंकि दिए जो जलने हैं पिछले साल से ज्यादा जल रहे हैं, 5,51,000 दिए जलाने की इस साल की योजना है। इसके लिए एक्सटेंशन जरूरी था और लगातार जिला प्रशासन इसके लिए मंथन कर रहा है। अवध यूनिवर्सिटी आके लगभग उससे संबंधित जो विश्वविद्यालय है उसके 8,000 वॉलंटियर तैयार किए जा रहे हैं जो
इन दियों को रखने और जलाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ के जिला अधिकारी और पूरी टीम जो है वो लगातार निरीक्षण कर रही है। और राम की पहड़ी पर लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। और उसको लेकर क्योंकि उसी दिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक हॉल जो बन है उसका भी बिल्कुल। और प्रभाकर, दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, 6 लाख दिए जलाए जाएंगे, तो ऐसे में दिए कितने तैयार हो चुके हैं, कितनी संख्या में, कितने परिवार ऐसे हैं कुम्हारों के जो दिए तैयार कर रहे हैं? लगभग 40 परिवार ऐसे हैं जो लगातार दिए बनाने का काम कर रहे हैं और लगभग आधे से ज्यादा दिए कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि अभी 1 हफ्ते से ज्यादा का समय है तो समय रहते सारा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। और हमारी जो कुम्हारों से बात हुई वो लगभग 10 तारीख को दिए हैंड ओवर कर देंगे प्रशासन को। कुल मिला के कहा जा सकता है कि तैयारियां लगभग पूरी है। भव्य दीपोत्सव मनाने की जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है वो इस बार भी सफल होती कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगमग अयोध्या। इस बार का दीपोत्सव और ज्यादा जगमगाता हुआ नजर आएगा क्योंकि इस बार राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो ऐसे में और ज्यादा उत्साह, और ज्यादा प्रसन्नता, और ज्यादा अयोध्या जगमगाती हुई नजर आएगी। भव्य दीपोत्सव की तैयारियां हो रही हैं। 11 से 13 नवंबर तक दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। चौथा दीपोत्सव है। राम की पैड़ी पर 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो राम की नगरी अयोध्या को सजाने की तैयारियां जोरों पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वॉलंटियर्स लगातार काम में लगे हुए हैं। कई लोग इस पूरे काम में लगे हुए हैं, कई कंपनियां लगी हुई हैं। वहीं अगर दियों की बात की जाए तो 40 से ज्यादा परिवार बताए जा रहे हैं कुम्हारों के जो दिए बनाने में लगे हुए हैं। आधे से ज्यादा दिए कंप्लीट हो चुके हैं, आधे से ज्यादा दिए अभी बनाने रह गए हैं। लेकिन जानकारी मिल रही है कि 10 तारीख तक जो परिवार है जो दिए बना रहे हैं वो प्रशासन को दिए सौंप देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का दीपोत्सव कितना ज्यादा भव्य और दिव्य होने जा रहा है। हमीरपुर में डीएम और एसपी ने 2 खदानों पर कार्रवाई की है। अचानक कार्रवाई से खनन माफियों में हड़कंप मच गया। मौके पर खनन कर रही पोकलैंड मशीन सीज कर दी गई। शासन की गाइडलाइंस और एनजीटी नियमों के खिलाफ खनन हो रहा था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। जिलाधिकारी ने खनन माफियों पर कार्रवाई की है। शासन की गाइडलाइंस और एनजीटी नियमों के खिलाफ ये खनन चल रहा था। हमीरपुर में डीएम और एसपी ने 2 खदानों पर कार्रवाई की। अचानक कार्रवाई से खनन माफियों में हड़कंप मच गया है। पोकलैंड मशीन सीज कर दी गई है, लेकिन माफिया जो फरार हो गए थे उन्हें पकड़ने की कवायद लगातार जारी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।